नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान की सीरीज हमने शुरू कर दिया है और इस मनोविज्ञान की सीरीज में हम बेसिक से लेंगे मनोविज्ञान को और टॉप लेवल के जितने भी पॉइंट होंगे, मनोविज्ञान के शब्द होंगे, उन सभी टॉपिकों को या कोई भी सिद्धांत होगा उसको हम कवर किया जाएगा। आज से हम मनोविज्ञान की सीरीज शुरू कर दिया है। तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, चाहे सुपर टेट, टेट, सी टेट, केवीएस, किसी भी एग्जाम में अगर मनोविज्ञान टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, तो उसके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम मनोविज्ञान के सिलेबस पहले देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ मनोविज्ञान टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ऐसे में ना तो हम शिक्षा शास्त्र को कवर कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र को जैसे हमारा मनोविज्ञान का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम शिक्षा शास्त्र भी शुरू कर देंगे, उसको भी धीरे धीरे बेसिक से खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए वीडियो। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान में हम पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो बेसिक होता है। आपको पता होगा कि मनोविज्ञान क्या है। इसमें हम मनोविज्ञान की जनरेशन को भी कवर कर लिया जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक बाल विकास पढ़ेंगे। इसमें हम तीन ही अवस्थाएं पढ़ते हैं, सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है अधिगम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मनोविज्ञान में। अगर हम बात करें तो इसको हम 5 पार्ट में बात कर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं, परिभाषाएं, अधिगम वक्र, स्थानांतरण और सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन इस अधिगम टॉपिक से बनते हैं। और बाल विकास वाला टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दोनों टॉपिकों को बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट की बात करें चाहे सुपर टेट में, एग्जाम भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और आपको बताते कि जैसे हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी आपको करा दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगला टॉपिक बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा। ये तीन बहुत मूल टॉपिक हैं, इसको भी हम कवर कर लेंगे इस मनोविज्ञान की सीरीज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी को ही मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के साइकी और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, साइकी और लोगोस से बनकर मिलकर बना हुआ है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जिस शब्द के अंत में लोगोस लग जाएगा, समझिएगा उसका मतलब ही होता है अध्ययन करना। तो उसी तरह हम क्या कहेंगे कि आत्मा का अध्ययन करना जो है साइकोलॉजी कहलाता है। ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। ये शब्द जो अर्थ दिया गया है ये फर्स्ट जनरेशन में दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट जनरेशन जो मनोविज्ञान की थी उसमें साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। पॉइंट समझ में आ गया था ना। अब कौन कौन से फेमस जो है वैज्ञानिक थे उसको बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहने का विषय जो है बताया गया था प्लेटो और अरस्तु नामक वैज्ञानिक। उस समय के फेमस ये 2 ही वैज्ञानिक थे, प्लेटो और अरस्तु। और भी डेकार्टे भी थे, तो उनका नाम उतना नहीं आता है, लेकिन ये 2 लोगों का नाम जो है काफी फेमस में आता है कि प्लेटो और अरस्तु जो है उस समय के जो है वैज्ञानिक थे जो कि साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना था। फर्स्ट जनरेशन थी, 15 से 16वीं शताब्दी आप कह सकते हैं। उस समय जो है इसको जो है माना गया था आत्मा का अध्ययन, किसको, साइकोलॉजी को। आगे चलते हैं। अब अगला जनरेशन जो है 17 से 18वीं शताब्दी जब शुरू हुआ तो उस समय साइकोलॉजी का अर्थ जो है अब आत्मा का अध्ययन न होकर मन का अध्ययन माने जाने लगा। यानी मन का अध्ययन ही क्या कहलाता था, साइकोलॉजी कहलाता था। एक चीज देखिएगा, आत्मा एक अमूर्त वस्तु है, समझ रहे हैं ना। आत्मा एक अमूर्त वस्तु है, ना तो उसको देख सकते हैं ना ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में जब किसी भी चीज को देख ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, तो वो एक तरह का अस्पष्ट हो जाती है। यानी उसके बारे में धारणा देना ही गलत हो जाएगा। आपका कोई भी धारणा देंगे उसके प्रति तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए
उसको भी नकार दिया गया, आत्मा को भी नकार दिया गया और इस मन को भी नकार जो है दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि मन में जो है हजारों विचारों उत्पन्न होते हैं, लाखों विचारों उत्पन्न होते हैं, तो क्या सभी का अध्ययन आप कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में ये भी एक तरह का अस्पष्ट हो जाएगा, तो इसको भी नकार दिया गया था। और मन का अध्ययन मानने वाले साइकोलॉजी के वैज्ञानिक कौन कौन थे? तो कांट थे, हॉब्स थे, जॉन लॉक थे। ये जो है फेमस वैज्ञानिक थे जो कि मन का या मस्तिष्क का अध्ययन जो है साइकोलॉजी को माना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देते हैं। देखिए 1879 में जो है विलियम वुंट जो है लिप्जिन शहर में जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खुली थी, स्थापित की थी और मनोविज्ञान को एक अलग विषय स्थापित किया था। इससे पहले जो है यह दर्शन शास्त्र विषय का एक भाग था, अभिन्न हिस्सा था। तो 1879 से पहले कोई भी मनोविज्ञान का सिलेबस नहीं था, मनोविज्ञान था ही नहीं, वो एक तरह का दर्शन शास्त्र का पार्ट था। लेकिन जब इन्होंने प्रयोगशाला खोली, इसके बारे में अध्ययन करना शुरू हुआ, तब से जाकर इन्होंने मनोविज्ञान का एक सेपरेट सिलेबस जो है तैयार किया था 1879 में विलियम बुंट लिप्जिन शहर में जो है इन्होंने शुरू किया था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद वुंट ने जो है वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले विषय जो है बताया था। इन्होंने चेतना का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। तो अब इस तरह से तीसरी जो जनरेशन आती है वो मनोविज्ञान की क्या कहलाती है? चेतना का विज्ञान, यानी मेंटल प्रोसेस जो होता है उसको जो है इन्होंने माना था। 1819वीं शताब्दी, इसको भी आप मान सकते हैं कि 1800 जो है 19वीं शताब्दी का समय जो है माना जाता है तीसरा अध्ययन चेतना का विज्ञान। मानने वाले वैज्ञानिक विलियम बुंट थे, इन्होंने स्थापित किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा था कि ये जो अधिकांश चीजें चेतन नहीं अचेतन, क्योंकि हमारे मन को या हमारे शरीर को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? अचेतन मन। सिगमंड फ्राइड ने ही तीन ही बताया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जिसमें से अचेतन मन का सबसे ज्यादा योगदान होता है आपके शरीर या आपके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए। तो वही चीज 90% जो है यही प्रभावित करता है, आपको पता ही होगा कौन? अचेतन मन। 10% के आसपास चेतन मन ही होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ चेतन नहीं होना चाहिए, अचेतन होना चाहिए कि जो हमारा मन या मस्तिष्क या व्यवहार जो है अचेतन मन से प्रभावित होते हैं। इस आधार पर यह विचार जो है अधिक मान्य नहीं रहा, क्योंकि चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट। साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा, लेकिन चेतना चेतना चीज तो हमारा मन को या हमारे शरीर को, व्यवहार को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित कौन करता है? अचेतन मन प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। तो इस आधार पर इस विचार को भी नकार दिया गया, माना नहीं गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि आज जो है मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया या व्यवहार के अध्ययन करने का विषय जो है माना गया है, और व्यवहार का अध्ययन आत्मा, मन और चेतना की तुलना में सबसे ज्यादा आसान होता है। तो आज के समय में जो है व्यवहार का अध्ययन जो है माना जाता है। जैसे ये चौथी जनरेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन जो है ये चौथी जनरेशन कहलाती है, व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया था। अब देखिए हमने 3 जनरेशन पढ़ा, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और चौथा हमारा व्यवहार का विज्ञान। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आत्मा ना तो देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, ऐसे में उसको नकार दिया गया। मन भी वही है, मन में लाखों विचार आते हैं, अब किसका किसका अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए उसको भी नकार दिया गया। तीसरा हमारा चेतना का विज्ञान। चेतना का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट माइंड के माध्यम से जो करते हैं उसी को चेतना कहा जाता है। ऐसे में जब हम फ्राइड के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि हमारे शरीर या मस्तिष्क को 90% तो अचेतन मन प्रभावित करता है। तो ऐसे में चेतना का विज्ञान कैसे हो सकता है? तो इसको भी इसी तरह नकार दिया गया। उसके बाद चौथा आता है व्यवहारवाद का विज्ञान। अब व्यवहारवाद में होता क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार, जो बाहरी व्यवहार है या रंग ढंग है या चाल है, उसके आधार पर उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, वो सबसे ज्यादा सटीक होता है। तो इसीलिए आज भी व्यवहारवाद का सिद्धांत ही फॉलो किया जाता है। तो व्यवहारवादियों के संबंधित आपको समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिक कौन कौन से है? तो थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, जेबी वाटसन है। इनका नाम जो है व्यवहारवादियों का
विज्ञान में आता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। व्यवहारवादियों का विज्ञान या अनुभूति का विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहार से ही अनुभव कर सकते हैं, अनुभव से ही तो व्यवहारवादियों का विज्ञान कहा जाता है। समय की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के आसपास मान लेते हैं कि वहां से ये शुरू होता है। अब तक अभी व्यवहारवादियों का ही सिद्धांत चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद व्यवहारवादी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको थोड़ा हम समझते हैं। इसमें कहा गया कि व्यवहारवाद का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने, वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, बोथ और नॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको इसमें से बताना है। अब देखिए यहां पर हमें उत्तर ढूंढना होगा, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। व्यवहारवादी जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयोग होता है। ऐसी चीज में आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर ये तीसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये अगर नहीं रहेगा, तब आप किसके साथ सबसे बेहतर ऑप्शन के साथ जाएंगे वो आपको इसमें से बताना है। यानी सिर्फ वंशानुक्रम होना चाहिए, उसके बाद वातावरण, और इनमें से कोई नहीं है और एक अलग से कुछ ऑप्शन दे देता है, तब आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो आप अब दूसरे ऑप्शन के साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन, और इसी को ये क्वेश्चन बना हुआ है तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, वातावरण के साथ जाएंगे। व्यवहारवादी, क्योंकि आपके व्यवहार से ही अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे में वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाता है। अगर बोथ न दिया हो तब, अगर बोथ दिया हो तो दोनों बोथ के साथ जाइएगा। तो ये थे हमारे व्यवहारवादियों के जनरेशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट। थोड़ा हम शिक्षा और मनोविज्ञान को इतने ही शब्द में समझ लेते हैं। काफी लोग इसको लेंथी कर कर बताते हैं, लेकिन हम इतने में ही आपको बता देते हैं। देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, समझिएगा। शिक्षा का मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन करना। पॉइंट थोड़ा समझिएगा। शिक्षा का मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन करना, और मनोविज्ञान का मतलब होता है कि उसी व्यवहार का अध्ययन करना। समझ रहे हैं ना, कि उसी व्यवहार का अध्ययन करना और व्यवहार में परिवर्तन करना। तो मान लीजिए कि मनोविज्ञान, कोई भी बच्चा आपके सामने आता है तो पहले उसका बारे में अध्ययन करते हैं, वो कैसा बच्चा है, क्या उसका चाल ढंग है, कैसे वो बिहेवियर प्रस्तुत करता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तब आप उसको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। उसके व्यवहार को बदलने के लिए क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक शब्द में अगर हम अर्थ की बात करें तो व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो किया जाता है वही क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। ये एक शब्द में अर्थ है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कवर कर लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बने हुए हैं, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। थ्योरी आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, मनोविज्ञान के विकास से रिलेटेड या मनोविज्ञान क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन दूसरा शुद्ध विज्ञान, ऑप्शन तीसरा तीसरा है कि विशुद्ध विज्ञान, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान क्या है इस समय वर्तमान स्थिति में, जब हम चौथी जनरेशन पढ़े थे तो मनोविज्ञान इस समय व्यवहार का ही विज्ञान है, और व्यवहार के आधार पर ही आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, या जो भी भविष्यवाणी करना है वो कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये वर्तमान स्थिति में जेबी वाटसन इस बात को बहुत ही बारीकी से कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। चलिए, ऑप्शन ए है कि शिक्षा शास्त्र में, ऑप्शन दूसरा है समाज शास्त्र में, ऑप्शन तीसरा है दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन चौथा है अर्थशास्त्र में। तो आपको हमने पहले बताया था कि 1879 से पहले जो कि ये मनोविज्ञान कोई सिलेबस ही नहीं था। 1879 में जब वुंट नामक वैज्ञानिक लिप्जिंग शहर में यूनिवर्सिटी बनाते हैं, इसका अध्ययन शुरू करते हैं, उस समय से ये सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आता है मनोविज्ञान। तो उससे पहले ये क्या था, ये दर्शन शास्त्र का अंग था। तो ऐसे में हमारा तीसरा ऑप्शन दर्शन शास्त्र जो है फिलोसफी, वो सही हो जाएगा दूसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन ए है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऑप्शन दूसरा है इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके,
ऑप्शन तीसरा है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। और ऑप्शन चौथा है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा। इससे जो है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है मनोविज्ञान की सहायता से, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक। तो तीसरा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। यह कह रहा है कि 1879 में किस वैज्ञानिक द्वारा जर्मनी में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो वो विलियम वुंट थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने शुरू किया था, तभी जाकर मनोविज्ञान एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में सामने उभर कर आया था। और विलियम वुंट जो व्यक्ति थे उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। प्रश्न बना हुआ है तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चेतना का विज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि जब पहली बार इन्होंने प्रयोगशाला शुरू किया, खुला था, तो प्रयोग कर कर अध्ययन करना शुरू किया था। तो इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट का ही नाम आता है। ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा पर। प्रश्न नंबर पांचवा है कि देखिए ये प्रश्न आ ही गया, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था किसने किया था? प्रयोगात्मक विधि का ऑप्शन आपके सामने है, राइस वुंट ने, तीसरा कैटल ने, और चौथा विल्हेम वुंट। ये वुड है, मैंने वुंट पढ़ दिया, वुड है और ये वुंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चौथा ऑप्शन विलियम वुंट। अभी जो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कौन जनक हैं, तो वो विलियम वुंट ही है। चेतना मनोविज्ञान के जनक कौन है? तीसरी जनरेशन है चेतना मनोविज्ञान, किसने कहा था? विलियम वुंट ने कहा था। तो चेतना मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट, क्योंकि यही इन्होंने ही मनोविज्ञान को सेपरेट सब्जेक्ट बना प्राप्त जो है प्रयोग करना शुरू किया था। तो सेपरेट सब्जेक्ट जो है इन्होंने के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि छठवां की बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर छठवां में विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा बालक और चौथा अच्छा शिक्षक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बालक जो है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। आपको पता होगा कि बाल मनोविज्ञान में सिर्फ बालक का ही अध्ययन किया जाता है, तो केंद्र में कौन रहेगा? बालक ही रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हम मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की कितनी जनरेशन है, कौन कौन जनरेशन दिया था, उसको जो है आज के हम वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।